हेलो एवरीवन, वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 21 जनवरी और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के इस सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो है प्रोजेक्ट सन कैचर। देन हम देखेंगे जो 2027 का सेंसस होने वाला है उसमें जो स्पेशल शेड्यूल्ड टर्म है वो किन राज्यों से संबंधित है। इसके साथ ही हम देखेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। देन प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव चर्चा में रहा है, इसके बारे में भी देखेंगे। देन इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में देखेंगे। हाल ही में इसकी समिट आयोजित की गई है जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है। देन रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के बारे में देखेंगे। मियावाकी मेथड जो प्लांटेशन से संबंधित है ये चर्चा में रही है, इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क के बारे में। इस तरीके का ये पहला पार्क है जो भारत में स्थापित किया जा रहा है। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। In the context of Project Suncatcher, consider the following statements. जो प्रोजेक्ट सन कैचर है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्स टू डिप्लॉय एआई डाटा सेंटर्स इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स टू यूटिलाइज अनइंटरप्टेड सोलर पावर। And second, the project utilizes high bandwidth inter-satellite links to process AI workloads in space. And third, it requires a constant high volume data downlink to Earth for the execution of internal cluster computations. और आपको बताना है कि प्रोजेक्ट सन कैचर जो है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि जो इंटरनल क्लस्टर बैंडविड्थ है उसको हैंडल किया जाएगा इन स्पेस नॉट थ्रू अर्थ डाउनलिंक्स। आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट सन कैचर जो है ये इनिशिएटिव है गूगल रिसर्च का एंड इट रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट इन एड्रेसिंग द मैसिव एनर्जी डिमांड्स ऑफ मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। By placing data centers in low Earth orbit, specifically in sun synchronous orbits, the system can access nearly continuous solar energy without the interference of the atmosphere or the day-night cycles experienced on the ground. The critical technical feature of this project is use of ultra-high bandwidth inter-satellite links, and because training large AI models require massive data exchange between processors. The project clusters satellites close together. This allows the internal heavy lifting of AI training to happen entirely in space. Consequently, the dependency on Earth bandwidth is minimized and the ground links are primarily used for sending initial inputs and receiving final outputs. This decoupling is essential because terrestrial to satellite bandwidth is far lower than what is required for distributed AI training. By using radiation tolerant tensor processing units, the project seeks to move energy intensive compute away from terrestrial grids and water cooling systems, thereby reducing the environmental footprint of AI. आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में ये जो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं ये भी चर्चा में रहे। आप ध्यान रखेंगे ये संबंधित हैं गूगल से और प्रोजेक्ट सन कैचर भी गूगल का इनिशिएटिव है। इसको जो लॉन्च करने का ईयर है वो प्लान किया गया है अर्ली 2027। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
In the context of the 2027 census, what does the term special schedule refers to? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 2027 की जो जनगणना है उससे संबंधित जो विशेष अनुसूची शब्द है उसका तात्पर्य इनमें से किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन. Second, the electronic collection of data for the overseas citizens of India. Third, a separate timeline for enumeration in Ladakh and snowbound regions. Fourth, a different questionnaire for the first time voters. आपको बताना है कि 2027 की जो जनगणना होने वाली है उसमें स्पेशल शेड्यूल जो है टर्म ये इनमें से किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. So it is a separate timeline for enumeration in Ladakh and snowbound regions. आप देख सकते हैं while the main population enumeration phase for the census of India 2027 is scheduled for February 2027, certain parts of the country face extreme weather conditions. To ensure full coverage, a special schedule is implemented for Ladakh and other snowbound regions. इन रीजन्स में जो एरियाज आएंगे वो आएंगे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. This allows enumeration to take place at a time when these areas are accessible, ensuring that the geographic challenges of the Himalayas do not lead to an undercount of the population. आपने देखा कि जो इंडिया का सेंसस है 2027 वो दो फेज में कंप्लीट होगा. हाउस लिस्टिंग होगी 2026 में, देन पॉपुलेशन इनुमरेशन इन 2027. और ये पहला डिजिटल सेंसस होगा भारत का. जो फर्स्ट फेज है ये अप्रैल टू सितंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा. देन सेकेंड फेज होगा फ्रॉम February 2027. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding Central Vigilance Commission. जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है द सीवीसी वॉज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द संथानम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. And second, it consists of the Central Vigilance Commissioner and not more than 4 Vigilance Commissioners. Third statement is the Central Vigilance Commissioner is appointed by the President on the recommendation of the committee consisting of Prime Minister, the Minister of Home Affairs, and the Leader of Opposition in the House of the People. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अलावा 2 और विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, 2 से अधिक नहीं होते हैं. आप देख सकते हैं. Central Vigilance Commission was set up in 1964 following the Santhanam Committee report, and it was originally an executive body and was granted statutory status in 2003. The commission consists of a chairperson and not more than 2 vigilance commissioners. The selection committee is a high-level body comprising Prime Minister, जो कि chairperson होते हैं selection committee के, then the Minister of Home Affairs and the Leader of Opposition in the Lok Sabha.
So CVC acts as the apex vigilance institution free from control of any executive authority, monitoring all vigilance activity under the central government and advising various authorities in central government organizations in planning, executing, reviewing and reforming their vigilance work. So it also exercises superintendence over the CVI for cases related to the Prevention of Corruption Act. सो हाल ही में ये सीवीसी चर्चा में रहा बिकॉज प्रेसिडेंट ने हाल ही में अपॉइंट किया है श्री प्रवीण वशिष्ठ को एज विजिलेंस कमिश्नर इन सीवीसी, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। आप ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the primary objective of the प्रगति प्लेटफॉर्म? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो प्रगति प्लेटफॉर्म है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स, सेकंड, कंडक्ट पार्लियामेंट्री डिस्कशंस, थर्ड, ड्राफ्ट न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर मॉनिटर एंड रिव्यू की गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड रिजॉल्व ग्रीवांसेस। आपको बताना है कि जो प्रगति प्लेटफॉर्म है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका उद्देश्य है जो प्रमुख सरकारी कार्यक्रम है उनकी निगरानी करना, समीक्षा करना और साथ ही जो शिकायत हैं उनका समाधान करना। आप देख सकते हैं सो प्रगति, द प्राइम मिनिस्टर्स फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म for proactive governance and timely implementation recently completed its 50th meeting. So Pragati is an integrated and interactive system to resolve public grievances and monitor key central and state government projects. So ये प्रमोट करती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटेबिलिटी थ्रू रियल टाइम इंटरैक्शन अमंग स्टेक होल्डर्स। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था 25 मार्च 2015 को। So it was designed in-house by the Prime Minister's office with the support from the National Informatics Center. So it enables the Prime Minister to directly review projects with live data and visual evidence. And the project integrates digital data management, video conferencing, and geospatial technology. सो आपने देखा कि प्रगति जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया था 2015 में अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। सो जो नोटेबल प्रोजेक्ट्स हैं अंडर प्रगति ये है चेनाब ब्रिज, देन बोगीबील प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो जल जीवन मिशन। आप ध्यान रखेंगे ये जो प्रगति प्लेटफॉर्म है ये एम्फसाइज करता है ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization launched the National Olympic Education and Development Program? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा एवं विकास कार्यक्रम को किस संगठन के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हाल ही में जो नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, जिसकी वर्तमान समय में
प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा। आप देख सकते हैं। So the Indian Olympic Association launched the National Olympic Education and Development Program and reactivated the National Olympic Academy to strengthen India's Olympic movement. So the decisions were approved in January meetings held in Ahmedabad, and NOEDP is a national framework for structured Olympic education and development across all levels of sports. So it will be implemented with the national sports federations and state Olympic associations. And the National Olympic Agency will serve as the central institution for Olympic education. The NOA will serve as the central institution for Olympic education, research, and athlete development. So it will support athletes in education, leadership, values, and career transition. सो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं वो हैं पीटी उषा, और वाइस प्रेसिडेंट हैं वर्तमान समय में गगन नारंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिगार्डिंग द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर जो स्टार्टअप इंडिया पहल है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इनिशिएटिव एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम अ कंट्री ऑफ जॉब सीकर्स टू कंट्री ऑफ जॉब creators. And second, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade acts as the nodal agency for its implementation. And third, the Fund of Funds for Startups is managed directly by the RBI. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, वो है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स है ये मैनेज किया जाता है बाय सिडबी, नॉट बाय आरबीआई। आप देख सकते हैं। सो जो ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, और डीपीआईआईटी जो है जिसको हम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के नाम से जानते हैं, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। एंड द फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स विद 10,000 crore corpus is managed by SIDBI, not RBI. So the FFS does not provide funding directly to startups but invest in the SEBI registered alternative investment funds, which in turn invest in startups. So this creates a multiplier effect, and over the last decade, the initiative has seen the number of recognized startups grow to over 2 lakh, significantly impacting the innovation landscape, especially in Tier 2 and Tier 3 cities. तो आप ध्यान रखेंगे ये जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, और फंड ऑफ फंड्स जो है स्टार्टअप से संबंधित ये मैनेज किया जा रहा है बाय सिडबी, जिसे हम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following are the aim of the International Renewable Energy Agency? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा या से अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का उद्देश्य है? आपके ऑप्शंस हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और नीचे दिए गए कोड्स का उपयोग करके आपको बताना है कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है उसका उद्देश्य इनमें से कौन सा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये सारे ही जो उद्देश्य दिए गए हैं ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी से संबंधित हैं। आप देख सकते हैं। सो हाल ही में ये चर्चा में रहा बिकॉज रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिलीवर्ड इंडियाज नेशनल स्टेटमेंट एट द 16th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसका आयोजन किया गया अबू धाबी यूएई में। सो इस वजह से ये चर्चा में रहा है। So all four objectives are the central objectives to ARENA's mission, and the agency aims to accelerate the global energy transition by promoting the widespread and sustainable use of renewable energy. So climate change mitigation is a primary goal aligning with the Paris Agreement. Energy security is enhanced by reducing dependence on imported fossil fuels. Green economic growth is promoted through investment support and technology cooperation, which creates jobs and modernizes economies. Furthermore, ARENA emphasizes the equitable use of energy, ensuring that the developing countries have access to the finance and the technology needed for a clean energy transition. So it supports SDG 7, जो कि फोकस करता है affordable and clean energy for all. So, by acting as a multilateral platform for renewable energy diplomacy, ARENA helps countries to develop roadmaps and regulations. So, आप ध्यान रखेंगे जो 16th मीटिंग हो रही है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की, ये हो रही है अबू धाबी यूएई में। इसके साथ ही इस एजेंसी की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज फाउंडेड in 2009 to support countries in their transition to a sustainable energy future. और वर्तमान समय में 170 मेंबर्स 170 जो कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर्स हैं, जिनमें 169 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपीय यूनियन। आप ध्यान रखेंगे भारत भी इसका सदस्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Global Risk Report 2026 was released by which organization? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 है वो निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी की गई? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 को रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। आप देख सकते हैं। So the Global Risk Report 2026 was released by the World Economic Forum, and it identifies geo-economic confrontation as the most significant global risk. So in the short term, like 2026 to 2028, key risks include geo-economic confrontation, state-based armed conflicts, extreme weather events, and rising societal polarization. And for long term, major risks are extreme weather events, biodiversity loss, and ecosystem collapse. So India faces major risks like cyber insecurity, inequality, and weak public services.
Geo-economic confrontation means using trade, technology, sanctions, and investment control for strategic advantage. So आपने देखा कि ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है इसको जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। भारत के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार साइबर सिक्योरिटी जो है वो टॉप रिस्क है फॉर इंडिया इन 2026, रिफ्लेक्टिंग डिपेंडेंस ऑन डिजिटल गवर्नेंस, फिनटेक एंड क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ ही इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी जो है उसको सेकंड बिगेस्ट रिस्क बताया गया है भारत के लिए। इसके अलावा जो रिस्क इस रिपोर्ट में बताई गई है वो है इनसफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज एंड सोशल प्रोटेक्शन, देन of economic downturn and state-based armed conflicts. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में, और इसको स्टैब्लिश किया गया 1971 में। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये रेगुलरली पब्लिश करता है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड रिपोर्ट्स जिनमें शामिल हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट एंड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the Miyawaki method that was recently seen in the news? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में छाई जो मियावाकी विधि है वो इनमें से किससे संबंधित है या वो क्या है। आपके ऑप्शंस हैं अ टेक्निक ऑफ टेरेस फार्मिंग, सेकंड अ मेथड ऑफ अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, थर्ड a method of dense afforestation in small areas using native species, या फिर a technique of hydroponic cultivation। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये एक मेथड है ऑफ डेंस अफॉरेस्टेशन इन स्मॉल एरियाज यूजिंग नेटिव स्पीसीज। सो ये रिसेंटली चर्चा में रहा बिकॉज हाल ही में छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है वन महोत्सव प्रोग्राम बाय प्लांटिंग सैपलिंग्स यूजिंग द मियावाकी मेथड इन महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। सो इस वजह से ये काफी न्यूज में रहा है। So Miyawaki method is increasingly used in cities where green cover has declined over decades, and it is often seen in recent urban greening drives. So it is an afforestation technique developed in the 1970s by the Japanese botanist Akira Miyawaki. So trees and shrubs are planted very close together, also called pod plantation method. So only native species are planted, creating a resilient and balanced ecosystem. Forests grow nearly 10 times faster and become very dense with high biodiversity. So recent municipal projects have used this method to convert polluted and barren urban land into green spaces, reducing pollution, improving soil, and also enhancing ecological balance. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state is home to India's first full-stake sovereign artificial intelligence park? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला पूर्ण स्तरीय संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर केरला। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये स्थित है तमिलनाडु में, आप देख सकते हैं। So Tamil Nadu government signed an agreement with Sarvam AI to set up India's first full-stake sovereign artificial intelligence park.
So this project has an initial investment of 10,000 crore and is expected to create over 1,000 high-skilled jobs. And the park will function as a dedicated AI district with high-performance computing, secure data system, and AI research labs. So it will keep data, models, and computing within the state's trust boundary to ensure ethics, security, and regulation. सर्वम एआई की बात करें तो इट इज एन इंडियन जनरेटिव एआई कंपनी एंड इट विल एंकर द टेक्नोलॉजी स्टेक एंड सपोर्ट इंडिया लैंग्वेज मॉडल्स। सो आप ध्यान रखेंगे भारत का फर्स्ट फुल स्टेक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क जो है वो बनाया जाएगा तमिलनाडु में। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।